हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई थियरी। आज बेटा हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। परमुटेशन हम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, तो आप इन चीज़ों को वापस से रिवाइज करो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड हो जाएंगे। बिल्कुल आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब परमुटेशन जो हमने पढ़ा उसमें क्या होती है बेटा, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। ऑर्डर चेंज करते ही उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में हमारे पास है नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर। नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर। ठीक है। इसमें हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज नहीं करते। क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं। तो आपको इसके क्वेश्चंस में एक वर्ड मिल सकता है, सेलेक्ट। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास वर्ड आ जाए सेलेक्ट या सिलेक्शन, आपको समझ जाना है कि वो आपसे क्या करा रहे हैं बेटा, कॉम्बिनेशन बनवा रहे हैं। ठीक है। और कॉम्बिनेशन जनरली हम किन क्वेश्चंस में करते हैं, जहां हमें कमिटीज सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है। हमें कमिटीज बनानी हो, या फिर हमें ग्रुप्स बनाने हो, या फिर हमें टीम्स बनानी हो, जहां ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन की। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारे पास सपोज एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा हमारे पास। अब इन ऑब्जेक्ट्स में से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं बेटा, सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। हमें इसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स। तो यदि हमें एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सी आर से, या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा सी, ब्रैकेट के अंदर हम एन कॉमा आर लिख देंगे। एन अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनमें से आर सेलेक्ट सेलेक्ट करने, तो आर आ गया हमारे पास। या फिर बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर। तीन डिफरेंट नोटेशन है, एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास एन सी आर कैलकुलेट करने का, एन सी आर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। यहां तक तो हमने फार्मूला पढ़ा था परमुटेशन का, वो भी सेम ऐसा ही था। बस यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टोरियल आर और आ जाता है बेटा हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला कैलकुलेटिंग एनसीआर। ठीक है। इसमें आपको शायद आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीआर कैलकुलेट करने का ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है बेटा। अब इस फार्मूले में देखो, हमारे पास जो ये फैक्टोरियल आर है, ठीक है, इस फैक्टोरियल आर को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एन सी आर है हमारे पास, इसमें यहां पर हम फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई कर दें यदि, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। ये हमारे पास बेटा बच गया। फैक्टोरियल आर को हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसे हम एनपीआर कह सकते हैं क्या। तो हमारे पास एनपीआर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। ये रिलेशनशिप हो गई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी हमें परमुटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। पहले हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे आर ऑब्जेक्ट्स के, फिर आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने मेथड होते हैं, फैक्टोरियल आर मेथड होते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास देखो एनसीआर आ गया, सपोज हमें एनसीएन कैलकुलेट करना है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फैक्टोरियल एन तो है ही बेटा न्यूमरेटर में, ठीक है, ये तो अपने पास है ही, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आर की वैल्यू तो एन के इक्वल है ना, देखो यहाँ पर, इनटू फैक्टोरियल आर। आर की वैल्यू किसके इक्वल है, एन के इक्वल। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और क्या बचेगा अपने पास, वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो। और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन होती है, ये तो अपन जानते हैं। तो ये अपने पास वन आ जाएगा।
तो एन सी एन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, 1 आया। एन में से एन ऑब्जेक्ट्स को हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही तो मेथड होगा। सपोज आपको कहा कि आपके पास 5 एप्पल्स हैं, इनमें से आप 5 एप्पल्स को सेलेक्ट करो, तो आपके पास एक ही तो मेथड है कि आपने पांचों के पांचों एप्पल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो यदि हमें एन में से एन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है तो हमारे पास केवल एक ही मेथड होता है। समझ में आ गया बेटा? सिमिलरली यदि हम NC0 कैलकुलेट करें, NC0, तो हमारा फार्मूला अप्लाई करें, फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 0, इंटू फैक्टोरियल आर, आर क्या है बेटा 0 दे रखा है आपको यहाँ पर। तो अपने पास देखो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास NCN या फिर NC0, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, NC1 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, यही तो फार्मूला है अपने पास। ठीक है ना, ये वाला फार्मूला हमने यूज ले लिया बेटा। अब हमारे पास देखो न्यूमरेटर में जो फैक्टोरियल n है, इसमें से हम यदि n बाहर निकालना है तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 है ही हमारे पास, और फैक्टोरियल 1 तो क्या होता है 1, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बेटा, n बचा। तो अब आपको एक ये भी रिजल्ट याद रखना है, NC1 ये किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास है 7C1, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 7। हमारे पास है सपोज 7C7, तो इसे हम कह सकते हैं 1, NCN क्या होता है 1। 7C0 ये क्या हो जाएगा 1, 9C9 ये हो जाएगा 1, 9C1 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। NCN और NC0, n चीजों को सेलेक्ट करो या 0 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो, इसका एक ही मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बेटा अपन ने अभी क्या कहा कि यदि हम n ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका कितना मेथड होता है बेटा, एक ही तो मेथड होता है। और हमने अभी पढ़ा भी कि NCN क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो एक ही तो अल्टरनेट बचा हमारे पास बेटा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। ठीक है ना, ये NCN 1 होता है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास NCN का यदि हम फार्मूला लिखें, NCN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ये होगा फार्मूला। आर की जगह हमने n पुट कर दिया, ये अपने पास कैंसिल हो गया। अब NCN हम जानते हैं 1 होता है, n में से n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आता है, तो क्या बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो अपने पास फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका प्रूफ होगा। NCN हमने कैलकुलेट किया और हम जानते हैं NCN क्या होता है, 1 होता है, तो इस NCN की जगह 1 पुट कर दिया, तो अपने पास फैक्टोरियल 0 क्या आ गया, 1 आ गया। छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, हमने कहा था जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हम प्रूफ भी कर लेंगे कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ 2-3 रिजल्ट पढ़े बेटा इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास NCR का फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। दूसरा हमने पढ़ा कि NPR किसके इक्वल होता है, NCR इंटू फैक्टोरियल आर के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि NCN और NC0 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और हमारे पास NC1 क्या होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने बेटा कुछ चीजें डिस्कस की है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब NCR को यदि हमें सॉल्व करना पड़ा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमें सपोज सॉल्व करना है 7C2, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले से, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 7 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2।
यही फार्मूला होता है एनसीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब इसमें जो जो सिंप्लीफाई होता जा रहा है सिंप्लीफाई कर लो। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 बचा, फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2। अब देखो फैक्टोरियल 7 को एक्सपेंड कर लो, फैक्टोरियल एक्सपेंड करना तो आता है अपन को। 7 हमने एक्सपेंड कर लिया, फिर 6 कर लिया, तो अपने पास फैक्टोरियल में क्या बचा, 5 बचा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा बेटा, फैक्टोरियल 5 इंटू 2। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स आ गया। 7 3 क्या हो गया बेटा, 21। ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके से हम एनसीआर को अपने फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं बेटा। फार्मूला आप जितनी बार लिखोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा फार्मूला। एनसीआर है ये, एनसीआर इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये हमारे पास एनसीआर कैलकुलेट करने का फार्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक है, अब इससे हम कितने भी बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हमारे पास एनसीआर सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड है। जैसे एनपीआर का तो हमने पढ़ा ही था बेटा। एनपीआर का क्या होता था, अपन उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सपोज हमें 7p2 सॉल्व करना है, तो हम क्या करते थे, 7 के 2 रिड्यूसिंग फैक्टर लिखते थे। मतलब 7 से स्टार्ट करते थे, 1 1 रिड्यूस करते जाते थे, और कितने फैक्टर लिखना है वो हमें ये आर बता रहा है। 2 है तो 2 फैक्टर लिखने हैं हमें, तो हमने एक फैक्टर तो 7 लिख दिया, एक रिड्यूसिंग फैक्टर 6 हो गया, 2 ही तो लिखने थे अपन को। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, 7 6 42। सपोज हमें सॉल्व करना है 7p3, तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5। 3 फैक्टर्स लिखने हैं अपन को रिड्यूसिंग। ठीक है ना, तो हमने 3 फैक्टर्स लिख दिया रिड्यूसिंग। फर्स्ट इज 7, सेकंड इज 6 एंड थर्ड इज 5। ठीक है, अब अपने पास इसको सॉल्व कर लो, 210 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एनपीआर सॉल्व करना था। अब हमें एनसीआर सीखना है। शॉर्ट मेथड क्या होता है, 7c3। सपोज आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 7c3 को हम लिख सकते हैं बेटा वही सेम 7। चलो पहले 7c2 सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 7c2 तो 7 इंटू 6, 2 फैक्टर लिख लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 और 2 और आता है। 1 से लेकर 2 तक का मल्टीप्लीकेशन जो है नंबर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 21। 7c3 सॉल्व करना है, तो 7p3 की जगह न्यूमरेटर में तो 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में ये 3 है, तो 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनपीआर को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमें सॉल्व करना है 15c3, क्या हो जाएगा बेटा, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 के हमने 3 फैक्टर लिख दिया। 3 क्यों लिखे, क्योंकि आर हमारे पास 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लो, ये 7 आ जाएगा, तो 5 7 जा कितना हो गया बेटा, 35। 35 इंटू 13, अपने पास आंसर आ जाएगा 455। ठीक है, अब हमारे पास सपोज हमें सॉल्व करना है 15c13। अब यदि हमें 15c13 करना है, तो 15 के 13 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 एंड सो ऑन। और ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 13 तक का मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। हमने तो शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, यहाँ पर तो शॉर्ट की बजाय क्या हो गई, लॉन्ग ट्रिक हो गई बेटा ये। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं रही। इससे अच्छा तो हम अपने प्रॉपर फार्मूले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमारे पास क्या होता है, आर बड़ा होता है ना, तो बेटा एनसीआर कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। लेकिन इसका भी हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है, फार्मूला है बेटा हमारे पास। ठीक है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। ये हमारे पास फार्मूला है बेटा। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है बेटा, सेम होती है।
इसको हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एनसीआर के फार्मूले से हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हम इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। वो हमारे प्रूविंग तो पूछते नहीं है हमसे, ठीक है, हमसे तो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने हैं, तो प्रूविंग की अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये एनसीआर जैसे 15C13 है हमारे पास, तो यदि आपको लग रहा है कि ये आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 15C15 - 13, और ये आ जाएगा हमारे पास 15C2। तो हमारे पास 15C13 एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, 15C2 के इक्वल होगा, और हम 15C2 को तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, 15 के 2 फैक्टर्स लिख दो और डिनोमिनेटर में क्या कर दो 1 × 2 कर दो, 7 टाइम्स चला जाएगा, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा आंसर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? यदि हमें 17C14 को सॉल्व करना है तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, 17C17 - 14, 17 - 14 कितना होगा 3 होगा, तो आप लिख दीजिए बेटा इसको 17 × 16 × 15 अपॉन 1 × 2 × 3। बस ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? तो अब हमारे पास जितने भी एनसीआर है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास बेटा एक ही क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, एनसीआर बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में हो सकता है 6 टाइम्स या 8 टाइम्स या 9 टाइम्स या 10 टाइम्स आपको एनसीआर सॉल्व करना पड़ेगा। अब यदि आप एनसीआर सॉल्व करते हैं और आपकी स्पीड बहुत धीमी है, ठीक है, सपोज आप एक एनसीआर सॉल्व करने में 30 सेकंड्स लगा रहे हैं या 20 सेकंड्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके पास 10 बार एनसीआर सॉल्व करना पड़ रहा है सेम क्वेश्चन में, तो 20 सेकंड्स इंटू 10 200 सेकंड हो गए, ठीक है ना, मतलब मोर देन 3 मिनट्स, जबकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो हमें टाइमली यदि सॉल्व करना है तो आपको ये एनसीआर इक्वल्स टू NCN - R इस फार्मूले की बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। NCR वापस से लिख रहा हूं मैं, किसके इक्वल होता है NCN - R। 7C6 और 7C1 इस फार्मूले से इक्वल होंगे क्या, N - R 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7C5 किसके इक्वल होगा 7C2 के इक्वल होगा। 7C4 किसके इक्वल होगा 7C3 के इक्वल होगा। तो जैसे हमें एक ही क्वेश्चन में यदि 7C6 भी सॉल्व करना पड़ रहा है और 7C1 भी, तो अब एक ही बार सॉल्व कर लें, फटाफट आ जाएगा। 7C6 सॉल्व करना है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 7C1, और NC1 क्या होता है N होता है, तो अपने पास फार्मूला फटाफट आ गया, N आ गया, 7 आ गया। 7C5 के साथ होता है 7C2 होता है, 7C2 को हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं 7 × 6 अपॉन 1 × 2, तो ये 21 आ जाएगा। 7C4 यानी कि 7C3 इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 35। तो इस तरीके से बेटा इस फार्मूले को यूज में लेना आपको आना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी परफेक्टनेस होगी उतनी ही जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है ना। इन कैलकुलेशंस को ओरली हो जानी चाहिए। जैसे 7C3 सॉल्व कर रहा हूं तो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए 7 6 5 अपॉन 1 2 3, 1 2 3 क्या होता है 6, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, 7 × 5 क्या हो गया 35 हो गया। ओरल कैलकुलेशन हो जानी चाहिए बेटा, तब हमारे पास इस पे अच्छे तरीके से कमांड आ जाएगा। और एनसीआर सॉल्व करना तो हमें इसमें ही नहीं, प्रोबेबिलिटी में भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा बहुत सारी जगह, ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास एनसीआर सॉल्व करना तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके के आ सकते हैं। जैसे हमसे कहा कि हमारे पास 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, इनसे हमें एक ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप फॉर्म करना है हमें, और उस ग्रुप में हमारे पास 3 तो बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है बेटा 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है,
उनसे आपको एक ग्रुप फॉर्म करना है। ग्रुप का मतलब बेटा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। जहां पे भी ग्रुप आ जाए, ग्रुप में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मतलब वो क्या है, अपने पास कॉम्बिनेशन है। उनसे हमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स का एक ग्रुप बना, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको बेटा क्या करना है, जो अपने पास ये 5 बॉयज हैं, ठीक है ना, इनमें से आपको कितने बॉयज सेलेक्ट करने हैं बेटा, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। अब 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो बेटा क्या मैं इसे 5C3 लिख सकता हूं क्या, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉयज को तो सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा काम क्या कंप्लीट हो गया, क्या नहीं हुआ, अभी तो काम आधा ही हुआ है, अभी तो गर्ल्स को सेलेक्ट करना बाकी है। तो जब भी हम अपने वर्क को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है ये। जब भी अपना वर्क पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, तो डिफरेंट पार्ट्स के जो मेथड्स हैं उनको आपस में क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमें 3 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने मेथड हो जाएंगे बेटा, 3C2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा, 3C2 बिल्कुल सिंपल है। बस अब हमें एनसीआर सॉल्व करना है। तो देखो जो ये 5C3 है, इसको क्या मैं 5C2 को कह सकता हूँ क्या बेटा, देख लो भाई ध्यान से। अब कैलकुलेशन देखो बेटा फास्ट होनी चाहिए, फास्ट तभी होगी जब आपको ये चीजें फटाफट आती होंगी। 5C3 इसका आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इट इज इक्वल टू 5C2। और 5C2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 × 4/1 × 2, यानी कि 10। तो 5C3 को हम 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3C2, क्या 3C2 को मैं 3C1 कह सकता हूं क्या, 3 - 2 वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनसीआर इक्वल टू NCN - R वाला फॉर्मूला यूज किया। और NC1 क्या होता है, N होता है, 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 30 आ। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो एनसीआर में उसको कन्वर्ट करना है, फिर एनसीआर को सॉल्व करना है। तो यदि हम एनसीआर को सॉल्व करने में ही ज्यादा टाइम लगा देंगे, तो फिर हमारा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास 5 बॉयज हैं और 3 क्या है, अपने पास गर्ल्स हैं, ठीक है। इन 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को लेकर के आपको क्या बनाना है बेटा, एक ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। आपको एक ग्रुप फॉर्म करना है। उस ग्रुप में उस ग्रुप में बेटा क्या होना चाहिए, 5 मेंबर्स होने चाहिए। और उन 5 मेंबर्स में बेटा एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। इन 5 मेंबर्स में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब एटलीस्ट का मतलब तो आप जानते हो ना, कि मिनिमम 2 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए टीम में अपने पास, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ मोर देन 1 केस बनी। फर्स्ट केस क्या बना बेटा हमारे पास, यदि हमारे पास जो गर्ल्स हैं इनको हम 2 लेते हैं, तो हमें बॉयज कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 3 लेने पड़ेंगे। टोटल 5 मेंबर्स हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि हमने उसमें से गर्ल्स कितनी ले ली, 2 ले ली, तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, हमें 3 लेने पड़ेंगे। और केस 2 क्या बनेगा बेटा, यदि गर्ल्स हम 3 लेते हैं, तो हमें बॉयज कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 2 लेने पड़ेंगे 5 के लिए। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन हो गई, इसके अलावा बन नहीं रहा अपने पास और कोई कंडीशन। क्योंकि हमें क्या क्या रखा है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स लेनी है, मतलब हम 2 3 4 कितनी भी गर्ल्स ले सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है ना। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। हमारे पास कितने बॉयज हैं बेटा, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3C2। 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 5C3। 3 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3C3। और 5 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 5C2। अब सॉल्व कर लो। 3C2 किसके इक्वल होता है बेटा, 3C1 के इक्वल होता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3C2 इज इक्वल टू 3C1। NCR इक्वल टू NCN - R के फार्मूले से। और 3C1 क्या होता है, 3। तो अपने पास डायरेक्ट आ जाना चाहिए 3। 5C3 और 5C2 इक्वल होते हैं क्या बेटा, 5C3 किसके इक्वल होता है, 5C2। NCR इक्वल टू NCN - R, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 × 4/1 × 2।
10 आ जाए, ठीक है। तो ये 10 आ गया। ये हमारे पास 3C3 NCN क्या होता है 1 1 × 10, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 30 और ये हमारे पास क्या हो गया 10, तो ये हो गया अपने पास 40। टोटल हम 40 कमेटीज बना सकते हैं बेटा ऐसी, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 गर्ल्स होंगी। 5 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं जितने हमें बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास 5 तो बॉयज हैं, वही क्वेश्चन सेम, 3 गर्ल्स हैं और इनसे आपको एक कमेटी बनानी है, ठीक है ना। कितने मेंबर्स की? 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। कमेटी बोल दो या ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। उस कमेटी या ग्रुप में आपके पास एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा। और एटलीस्ट 3 बॉयज होने चाहिए। कर सकते हो क्या बेटा इस क्वेश्चन को? अब देखो हमारे पास केस बनाते हैं हम, क्या क्या केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, गर्ल्स एंड बॉयज। ये कह रहे हैं हमारे पास एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो हम एक बार तो 2 ले लेते हैं, अगली बार 3 ले लेंगे अगले केस में। मतलब गर्ल्स 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और बॉयज क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो यदि अपने पास गर्ल्स 2 ली हैं तो 5 मेंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, 3 बॉयज ले लेते हैं, ठीक है। और केस नंबर 2, यदि हम 3 गर्ल्स लें, ठीक है ना, यदि हम गर्ल्स कितनी लें बेटा? 3 लें, तो उस कंडीशन में हमें बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। 5 करने के लिए 2 बॉयज लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये 2 बॉयज वाला कंडीशन हमें अलाउड है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है? बॉयज 3 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। तो ये जो सेकंड वाला केस है ये हमारा सही नहीं है, ये नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो ना बेटा क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि इन्होंने कहा रखा है गर्ल्स एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, तो मतलब हम 3 गर्ल्स तो ले सकते हैं, गर्ल्स की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन बॉयज के साथ भी एक कंडीशन है कि हमारे पास बॉयज कितने होने चाहिए बेटा? एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अब एटलीस्ट 3 बॉयज, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 बॉयज का मतलब क्या हो गया? 3 से कम बॉयज नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ तो बॉय 2 आ रहे हैं, तो ये कंडीशन खत्म हो गई। बस इसको सॉल्व कर लो। तो हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, उसमें से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के कितने मेथड? 3C2 और 5 बॉयज में से 3/5C3। 3C2 3C1 के इक्वल होगा यानी 3, 5C3 5C2 के इक्वल होगा यानी कि 10। 30 हमारा आंसर आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुप बनाने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न अपन ने समझ लिया, चाहे हमसे कमेटीज बनवाएं, ग्रुप बनवाएं या और कुछ करें, इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और भी तरीके के क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशन में, ये भी एक एक करके हम सब पर आएंगे, ठीक है। पहले हम कुछ फार्मूले पार्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और है बेटा, ठीक है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? if NCX is equals to NC1, यदि हमारे पास NCX किसके इक्वल है बेटा? NCY के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, या तो X किसके इक्वल हो? Y के इक्वल, तब पॉसिबल हो सकता है। तब तो हो ही जाएगा भाई, NCX इक्वल्स टू NCX होता ही है बेटा, ठीक है ना। या फिर हमारे पास X प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो? N।
ये दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन तो आप समझ गए कि x और y, यदि हमारे पास एन सी एक्स किसके इक्वल है, एन सी वाई के इक्वल है, तो x और y तो इक्वल होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये सेकंड वाला फार्मूला कैसे आया, ध्यान से देखो। ये जो एन सी एक्स है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन सी एन माइनस एक्स, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, अभी अभी अपन ने फार्मूला पढ़ा है। और ये किसके इक्वल है बेटा, एन सी वाई के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास यदि दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन अपने पास दो इक्वल है, एन सी आर इक्वल है, तो एन इक्वल है, तो डेफिनेटली आर वाला पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एन माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यही हमने अपने फार्मूले में भी लिखा। तो ये फार्मूला हमें यूज में लेना है बेटा, ठीक है ना, बहुत काम आता है, इस पर हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कहा इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, मतलब एन सी फाइव इज इक्वल टू एन सी एट है, तो आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह फाइव है, वाई की जगह क्या है अपने पास एट है, तो एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है, ठीक है ना। सॉरी, वाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा अपन, वाई की जगह एट है, ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन सी टू आर इक्वल्स टू, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, 24C2R इक्वल्स टू 24C2R-4, ये आपको गिवन, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू क्या है बेटा, गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है। अपने पास क्या दे रखा है बेटा, 24C2R ये किसके इक्वल है, 24C2R-4 के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है बेटा, RC5 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। तो हम इसमें यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, अपने पास x की जगह क्या है बेटा, 2R है, y की जगह क्या है हमारे पास, 2R-4 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2R प्लस 2R-4 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 4 को हम उधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर जाके 28 हो जाएगा, 4R इज इक्वल टू 28, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास, और R की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 28/4, मतलब 7 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमसे क्या कैलकुलेट कराया है इन्होंने, RC5 कैलकुलेट कराया है, मतलब 7C5। क्या बेटा 7C5 को मैं 7C2 लिख सकता हूं क्या, एन सी आर इक्वल टू एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 7-5, ठीक है। और 7C2 को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 7 × 6/1 × 2, कितना आ गया बेटा, 21 हमारे पास आंसर है। देखो बेटा इसमें किसी को कोई समस्या है क्या, तो ये एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई के इक्वल हो, तो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एन होता है। ये फार्मूला बेटा आपको याद रखना है, अपने बहुत काम आता है। नेक्स्ट फार्मूला है बेटा अपने पास, एन सी आर प्लस एन सी आर-1,
इट इज इक्वल्स टू एन सी एन प्लस वन सी आर। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला। यदि हमारे पास एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये टू टर्म्स है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होती है? एन प्लस वन। अपने पास एन में वन ऐड हो जाएगा और क्या आ जाएगा? सी आर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बेटा, अब इसको हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। एनसीआर का फार्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें उसे अभी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अपन से प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, ठीक है ना, बस ये आपको याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से है बेटा, जैसे सपोज हमारे पास है 499 सी 35 प्लस 499 सी 34 इक्वल्स टू एक्स सी 35। तो बताओ बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। कैसे भाई? हमने देखा ये फार्मूला और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे मैच कर रहे हैं? देखो बेटा, ये हमारे पास देखो 499 ये एन है, ठीक है, तो ये भी हमें इन्होंने 499 एन दे रखा है। ये हमारे पास आर है, तो ये क्या हो गया? आर माइनस वन हो गया, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या होता है? एन प्लस वन सी आर। देखो ये तो आर ही दे रखा है आपको, तो ये अपने पास एक्स क्या होना चाहिए? एन प्लस वन के इक्वल होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। और एन की वैल्यू क्या है फार्मूले में? 499। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 500 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 500, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200 C 91, ठीक है ना, प्लस 200 C 110 इक्वल्स टू एक्स सी एक्स सी 110, ठीक है। एक मिनट बेटा, यस 110। तो आपको बेटा x की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करके बता, ठीक है। अब देखो जो हमारा फार्मूला है वो क्या है बेटा, दोबारा लिख देता हूं, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। ये हमारे पास फार्मूला। तो हमने देखा ये फार्मूला हमारे पास होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखने बैठे तो हमारे पास ये तो 91 है और ये क्या है? 110। तो फार्मूले में तो एक आर होता है और एक उससे एक कम होता है, आर माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 110। तो ये तो मैच कर रहा है भाई कुछ कुछ, ठीक है ना। ये 91 हमें कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो क्या मैं इस 291 200C91 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ बेटा। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर लिख लिया। अब 200 में से 91 लेस करो, तो 200 C कितना आ जाएगा बेटा? 109 प्लस 200 C 110
इक्वल्स टू, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर क्या वैल्यू है, n+1 की जगह x दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम x लिख लेते हैं, ठीक है, XC110। अब देखो बेटा ये मैच कर रहा है क्या अपने पास, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, r हो गया, ये क्या है, r-1 है, और ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा अपने पास n है, और ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ r आ गया। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए था, n+1 आना चाहिए था। तो x इक्वल्स टू हमारे पास होना चाहिए बेटा n+1, और n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200, तो 201 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ी, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ा इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस किए, ठीक है ना, एनसीआर का फार्मूला पढ़ा, ये बेसिक क्वेश्चंस किए हमने, ग्रुप बना करके किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, एंड फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, एनसीआर को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या शॉर्ट फार्मूले, ये हमने डिस्कस किया बेटा, ठीक है। तो अब ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एनसीआर जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, पीएनसी में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इसको फटाफट आप अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा।